मैं डॉक्टर पुष्पा कुमारी, असिस्टेंट प्रोफेसर, स्नातकोत्तर हिंदी विभाग, SM महाविद्यालय भागलपुर बिहार में कार्यरत हूँ। बूढ़ी पृथ्वी का दुख। बूढ़ी पृथ्वी का दुख कविता के भाव सौंदर्य, भाषा सौंदर्य, समीक्षा अथवा विशेषताओं पर विचार विमर्श करने के लिए आज हम इस व्याख्यान में उपस्थित हुए हैं। बूढ़ी पृथ्वी का दुख कवित्री निर्मला पुतुल की रचना। यह पाठ्यक्रम तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय भागलपुर बिहार में स्नातकोत्तर हिंदी चतुर्थ संभाग के त्रयोदश पत्र में इकाई 5 के अंतर्गत सम्मिलित है। हम जानते हैं कि सभी प्राणियों में मनुष्य ही ऐसा है जिसमें बुद्धि, विवेक और कल्पना शक्ति है। इसलिए वह दूसरों में अपनी तरह प्राण देखता है। जड़ चेतन में दुख सुख की कल्पना करके उसके दुख को अपना मानकर उसे दूर करने का उपाय करता है। बूढ़ी पृथ्वी का दुख एक ऐसी कविता है जिसमें पेड़, नदी, पहाड़, हवा और पृथ्वी को मनुष्य के रूप में चित्रित किया गया है। साहित्य की भाषा में इसे मानवीकरण कहा जाता है, अर्थात जो मानव नहीं है, जड़ है, कल्पना शक्ति से उसे मानव जैसा व्यवहार करते दिखाना। किंतु निर्मला पुतुल रचित बूढ़ी पृथ्वी का दुख कविता का मानवीकरण प्राकृतिक सौंदर्य न होकर प्रकृति तथा पृथ्वी के दुख का एहसास कराने के लिए मानवीकरण अलंकरण के तहत एक सृजनात्मक प्रक्रिया है। पेड़, नदी, पहाड़ और हवा हमसे अलग नहीं है, हमारे साथी हैं। इसके बिना हमारा होना ही खतरे में है। कवित्री निर्मला पुतुल की कविता में आदिम लोक की पुनर्रचना है जो आज के सर्वग्रासी उत्तर आधुनिकता के दौर में मलिन हो जाने के कगार पे है। पुतुल जी ने अपनी कविताओं में 3-4 तथ्यों को प्रमुख आधार दिया है, जिसमें स्त्री होने के कारण लैंगिक आधार, आदिवासी होने के कारण जातीय आधार, एक विशेष परगना संथाल से संबद्ध होने के कारण उनकी कविताओं का देशगत आधार तो है ही, और बाहरी दुनिया का आदिवासी लोगों की निजी जिंदगी में हस्तक्षेप भी एक आधार है। इन आधारों से उनकी कविता की संवेदना निर्मित हुई। कवित्री कल्पना करती है कि मनुष्य की तरह पेड़ भी भयभीत होते हैं, वे भी बचाव के लिए पुकारते हैं। पेड़ों के सपने में चमकती हुई कुल्हाड़ियाँ पेड़ों को काटने के लिए तत्पर है और पेड़ इन कुल्हाड़ियों के डर से चीख रहे हैं। कवित्री पेड़ों के पक्ष में ये सवाल पूछ रही है। उनके सवाल उस सभ्य समाज से है जो पेड़ों के साथ नहीं जीता, बल्कि पेड़ों को अपने उपयोग के लिए नष्ट करता है। ये प्रश्न संपूर्ण मानव जाति से भी। कविता में जिस दृश्य की कल्पना की गई है वह कल्पना नहीं, एक बड़ी चिंता है। वह चिंता है घटते हुए वृक्ष, घटती हुई हरियाली और मानव जीवन पर इसका विनाशकारी प्रभाव।
कविता के दूसरे अंश में धरती की जीवन रेखा अर्थात नदियों के दुख को व्यक्त किया गया। जिस तरह पेड़ अपने फल दूसरों को देते हैं, वैसे ही नदियां भी अपना जल दूसरों को सौंप देती हैं। किंतु आधुनिक मानव उसके जल को कारखानों के गंदा पानी, कूड़ा कचरा आदि सब नदियों में बेधड़क डालते जाते हैं, जिससे आज वे नदियां गंदा नाला बनकर रह गई। कवित्री इसी बात से भी दुखी है। वह हम सबसे पूछती है, सुना है कभी रात के सन्नाटे में अंधेरे से मुंह ढांप किस कदर रोती है नदियां? सुना है कभी रात के सन्नाटे में अंधेरे से मुंह ढांप किस कदर रोती है नदियां? ऐसा लगता है कवित्री ने नदी का रोना सुना है। नदी के साथ वह खुद भी रोती है। अपने इसी दुख का बोध शहरी लोगों और शिक्षित नागरिकों को कवित्री कराना चाहती है। हमें अपने कर्तव्यों की याद दिलाती है, क्योंकि नदियाँ भविष्य में भी हमारी धरोहर रहेगी। इस पर सार्वजनिक हक है, न कि व्यक्तिगत। बूढ़ी पृथ्वी का दुख में पहाड़ के मानवीकरण का उद्देश्य अलग है। कविता में पहले कुछ सुनने, कुछ देखने और कुछ सोचने का आग्रह किया गया है, वैसे ही कुछ महसूस करने पर भी बल दिया गया है। कविता में पहाड़ की भयंकर यातना को महसूस करने का आग्रह किया गया है। मनुष्य की तरह पहाड़ों की स्थिति भी इन मनुष्यों ने दिल दहला देने वाली की तरह कर दी है, अर्थात वह भीतर तक हिल जाता है या कांप जाता है। पहाड़ मौन समाधि लिए बैठा है, अर्थात विशाल पहाड़ की स्थिरता को देखकर लगता है जैसे वह मौन समाधि में बैठा हो। पहाड़ के सीने पर मनुष्य तेज आघात करता है। इसमें उसके पत्थर छिटककर दूर गिरते हैं। कविता की इन पंक्तियों में पहाड़ के प्रति मनुष्य के क्रूर व्यवहार की ओर संकेत किया गया है। कवित्री ने पृथ्वी को बूढ़ी औरत के रूप में प्रस्तुत करते हुए उसके दुख को प्रकट किया है, साथ ही मनुष्य होने के वास्तविक अर्थ को भी बताया है। हम देखते हैं कि अधिकतर लोग ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं प्राप्त करने की होड़ में व्यस्त हैं। इसी के चलते उन लोगों ने अपने लिए अनेक उलझनें खड़ी कर ली हैं। अब उनके पास मानवीय तथा बेहद जरूरी कार्यों के लिए भी समय नहीं है। इसका प्रभाव पूरे परिवार पर पड़ता है। अपने आसपास के कुछ घरों में बुजुर्गों को देखो। उन्होंने हमारी संतान को पाल पोस कर बड़ा किया और अब उनकी संतान के पास इतना भी समय नहीं है कि वह उनकी देखभाल और सेवा कर सके, उनसे बात करके उनका दुख सुख पूछ सके। ऐसे में ये बड़े बूढ़े बहुत उदास, चुप तथा दुखी रहते हैं। इन बुजुर्गों की तरह ही हमारी पृथ्वी की स्थिति हो गई। इस कविता का शीर्षक ही है बूढ़ी पृथ्वी का दुख। वास्तव में मुंह ढांप कर रोने और पिछवाड़े खांसने वाली भी यही बूढ़ी है, क्योंकि नदी, पेड़, हवा आदि इसी पृथ्वी के अंग हैं। हम देखते हैं कि शरीर का ध्यान न रखने से बुढ़ापे में दांत गिर जाते हैं, शरीर पर झुर्रियाँ पड़ जाती हैं, बाल सफ़ेद हो जाते हैं, शरीर रोगी हो जाता है। इसी प्रकार
हरियाली, शुद्ध स्वच्छ हवा, विशाल पर्वतों के बिना धरती भी बंजर, रूखी और रोगी हो जाती है। मनुष्य चाहे तो धरती को असमय ही बुढ़ापे से बचा सकता है, अर्थात हरा भरा और प्राकृतिक संसाधनों से संपन्न बना सकता है। निष्कर्ष, इस कविता में भावों को कहने के लिए कम से कम शब्दों का प्रयोग किया गया है। आरंभ से अंत तक कविता बातचीत की शैली में है। कवित्री अपने पाठकों को संबोधित करती है। वह पाठक से अनेक प्रश्न पूछती है, अर्थात कविता प्रश्न शैली में है, किंतु ये सामान्य ढंग के प्रश्न नहीं है। प्रश्नों को पूछने की शैली ऐसी है कि इनमें कवित्री का सुझाव निहित है। वह अपने पाठकों से चाहती है कि वे कुछ करें। कवित्री इस शैली का प्रयोग पूरी कविता में करती है। इस शैली से कविता का प्रभाव और सौंदर्य बढ़ गया है। यह शैली कविता के उद्देश्य को व्यक्त करने में सहायक है, साथ ही दृश्यात्मकता भी है, अर्थात पंक्तियाँ चित्रों का काम करती हैं। इस चित्रात्मकता का बहुत बड़ा कारण इन स्थलों पर प्रयुक्त मानवीकरण भी है। बूढ़ी पृथ्वी का दुख कविता में कवित्री ने भावों के अनुकूल भाषा का प्रयोग किया है। धन्यवाद।